तो सभी साथियों को प्यारा सा मेरा नमस्ते एंड हार्टी प्रणाम्स टू ऑल साथियों। बहुत छोटा सा और बहुत इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट नोट का एक छोटा सा वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप लोगों की बहुत लगातार डिमांड आ रही थी कि हमने जो एडवांस बैच शुरू किया उसमें किस तरीके के लर्नर्स जुड़ सकते हैं, और दूसरी बात कि जो हमारे बेसिक्स के बैचेस हैं उनकी क्या टाइमिंग्स हैं। इसके अलावा अभी हमारे जो ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं उन पर हमें एक अपडेट दे दीजिए सर। इस तरीके की इंक्वायरीज आ रही थी, तो हमने और एचआर सर हमारे प्लस हमारे बहुत सारे हमारे साथी जैसे पंत सर और भी ठाकुरदा, बहुत सारे हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे लर्नर्स हैं, उन सबको एड्रेस करते हुए एक छोटा सा वीडियो इसमें कॉन्सेप्ट नोट दे रहा हूँ मैं। स्पेशली जो हमारा एडवांस बैच है उसका पीछे हमारी क्या मंशा है और उसमें कौन से साथी जुड़ सकते हैं, इसके अलावा बेसिक बैच में क्या चल रहा है, क्या टाइमिंग्स है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम लोग को कौन से बैच को ज्वाइन करना चाहिए, ऑफलाइन किन लर्नर्स को आना चाहिए, क्या उसके फायदे हैं, ऑनलाइन के क्या फायदे हैं, नुकसान हैं, इन पर एक जो थोड़ी सी चर्चा मैं कर रहा हूँ। उसके बाद फिर इस वीडियो में हम देखेंगे कि आगे एक छोटा सा एडवांस जो लर्नर्स हैं उनके लिए एमसीक्यूज का पेपर सॉल्व कराया था लाइव, उसको भी हम इसी के साथ आपको एक छोटा सा अपनी तरफ से एक प्यारा सा जो है एक प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस का दे देंगे। और उन क्वेश्चंस को देखने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का इनवाइट लिंक भी नीचे मैं इस यूट्यूब वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा। तो साथियों देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट नोट। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी, ठीक है, ऊपर वाले को याद करते हुए हम शुरू करते हैं। तो साथियों ये जो हमारा कॉन्सेप्ट नोट है ये आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने लिखा है कि ये जुलाई टू दिसंबर 2023 सेशन के लिए है। इसमें हमारे जो बेसिकली जो एडवांस बैच अभी शुरू हुआ है, अभी 10 या 11 जुलाई से शुरू हुआ लगभग। तो एडवांस बैच जो है ये एमसीक्यूज का एक इंग्लिश लिटरेचर का बैच है साथियों, जो कि सुबह 9:30 बजे हमने शुरू किया है। इसका लिंक भी व्हाट्सएप ग्रुप में एक डेमो लिंक जो है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो साथियों ये जो हमारा बैच है ये नेट यूसेट पीएचडी एंट्रेंस और अदर स्टेट्स का जो स्लेट होता है पीएचडी एंट्रेंस अदर यूनिवर्सिटीज, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। इसमें मैं जो नेक्स्ट 6 मंथ तक ये चलेगा, हमारा पूरा 6 मंथ तक चलेगा जुलाई टू दिसंबर। और इसमें हम 1 घंटे से ज़्यादा भी कई बार सवा घंटे 1.5 घंटे की क्लास हो जा रही। तो उसमें मैं अपने एमसीक्यूज जो क्यूरेटेड एमसीक्यूज हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कई बार नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनका एक जो है एक जिसे कहेंगे स्ट्रक्चर्ड वे में एक सिस्टमैटिक तरीके से डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ एमसीक्यूज की सीरीज। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये पर्सनली कंपाइल्ड है और इसमें जो मेरा वही 15 साल का एक्सपीरियंस है पूरा, उसको निचोड़ के डिस्टिल्ड फॉर्म में डालने की कोशिश है। तो बहुत ही की पॉइंटर्स हैं इसमें और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ये खुद से मैंने क्रिएट जो तो करे हैं, मगर ये एग्जाम के ट्रेंड्स को रिसर्च करते हुए हैं। तो सभी लोगों का स्वागत करूंगा, स्पेशली जो पुराने साथी हैं हमारे केजे में काफी समय से जुड़े हैं और ड्यू टू सम रीजन और अनदर दे कुड नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, उन लोगों का हार्दिक स्वागत है। कुछ ऐसे हैं जो पीएचडी में एनरोल्ड हैं बट वो आगे की राह देख रहे हैं, तो उनके लिए भी स्वागत है इसमें। कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ चुके हैं या फिर उनका एक जिसे कह सकते हैं बेसिक बैकग्राउंडिंग अच्छा है, तो वो सीधा डायरेक्ट इसमें जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इस बैच के साथ साथ ही जब लगभग अक्टूबर में मैं इसमें लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थियरी के जो क्लासेस ऐड कर दूंगा। इसके अलावा फिर उसके एमसीक्यूज दूंगा, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की थियरी भी पढ़ाई जाएगी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। तो वो जो नेट ओरिएंटेड बच्चे हैं वो इस सेशन में अभी जुड़ जाएंगे। यूसेट पर भी एक छोटा सा कमेंट ये है कि यूसेट डेफिनेटली आ रहा है, और जैसे कि हम जानते हैं 2024 में हमारा इलेक्शन होंगे, तो दिसंबर से आचार संहिता लग जाएगी। तो उससे पहले होपफुली शायद कहीं पेपर ना हो जाए, तो आप लोग को अपनी तैयारी पीक पर रखनी है। अब आते हैं ये दूसरा बैच जो बेसिक्स का जो एलटी लेक्चरर के बच्चों के लिए ऑनलाइन 6:15 AM पे शुरू करा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि सारे बैचेस टीचमेंट ऐप पर हैं और सारे लेक्चर्स मेरे लाइव हैं जो हैं वो रिकॉर्डेड हैं। उसके अलावा पीडीएफ जो है क्यूरेटेड पीडीएफ्स हैं। तो ओल्ड प्लस न्यू का एक अच्छा सा मिक्सचर आपको इसमें मिलेगा। तो बेसिक्स में एलटी लेक्चर में हमारे लिटरेरी टर्म्स, फिर लिटरेरी एजेस, फिर ऑथर्स, प्लस ग्रामर, प्लस एनसीईआरटी। जी हाँ, इसके साथ एक बेनिफिट आपको ये है कि एनसीईआरटी की एक्स्ट्रा पूरी 1 मंथ की क्लासेस आपको इसी के साथ एड ऑन मिल रही हैं। ये 5 PM पे ऑलरेडी चल रहा है। तो जो हमारे पुराने साथी हैं जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं उनको बताना चाहेंगे कि वो इसको मिस ना करें। टीचमेंट ऐप का आप लिंक ले सकते हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो ऑलरेडी अभी रनिंग कोर्सेज में हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं।
और जो हमारे साथ नए भी जुड़ रहे हैं इस बीच, उनको भी ये एनसीईआरटी की क्लासेस मिल जाएंगी एलटी लेक्चरर के, एलटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली उत्तराखंड में बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये जो बैच है हमारा, ये सुबह चल रहा है भाई 6:15 बजे। इसके अलावा पर्सनल स्कैफोल्डिंग लिखा है मैंने। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है जैसे जहाँ पर सपोर्ट की जरूरत है वहां पर थोड़ा सा सपोर्ट दे देना, तो हम आधार दे देना, बेस दे देना। तो ऑफलाइन में स्पेशली मैं स्कैफोल्डिंग कह रहा हूँ उसको, क्योंकि ऑफलाइन में आपकी जो स्पेशल वीकनेसेस हैं उनको रूबरू हो जाती हैं वो। और मैं कोशिश रहती है कि जिस सेक्शन में आप ज़्यादा वीक हैं उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा मटेरियल आगे पीछे करते हुए जो आपको ज़रूरी है वो दे दिया। कोई ग्रामर में वीक है तो उसको वहाँ करा दिया, कोई लिटरेचर में बेसिक्स में वीक है तो उसको वहाँ लिखवा दिया। इस तरीके से ऑफलाइन में जो आ सकते हैं, देयर इज नथिंग बेटर देन दैट स्टिल, कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग में एक बैच हमारा लगभग लगभग 11 बजे मैं बैठ जाता हूँ, 11 से 12 का एक ऑफलाइन का, जिसमें हम लोग बच्चों को नोट्स वगैरह ये सब लिखाते हैं। एक इवनिंग में बैच लगभग 4:15 से 5 बजे तक का, या 4 से 5 मान लीजिए आप, 4 to 5 मान लीजिए। तो ये जो टाइमिंग है ये इवनिंग में है। तो ये आप जो भी ऑफलाइन आ सकते हैं आप हमारे रमेश परगाई सर को कॉल कर दीजिए इस नंबर पे और सीधा जुड़ जाएं। अभी ये एडमिशन जारी रहेंगे इस पूरे जो है फिलहाल 1 हफ्ते तक तो एटलीस्ट हम देख रहे हैं, उसके बाद भी शायद जारी रख सकते हैं। लेकिन आपको लेट नहीं करना है, हो सकता है हम एडमिशन से रोक दें। तो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से हमें आगे को जाना है, कैसे देखना है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी इन बैचेस में जुड़िए, खासकर जो बच्चे ऐसे हैं जिनका काफ़ी, एक क्वेश्चन मेरे मन में भी था कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं। देखिए, मैं फीस के लिए नहीं कहूँगा, इस सेंस में नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि आप ये सोचें कि मैं एक प्लान्ड वे में, प्रोपेगेंडिस्ट वे में आपसे कह रहा हूँ कि भाई जुड़ो किसी भी शर्त में। आप बिल्कुल ना जुड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। और मैं तो ये चाहूँगा कि आपका रिजल्ट निकले, चाहे आप मुझसे जुड़ें या ना जुड़ें। तो अगर आपका रिजल्ट मिल गया तो आपकी जो है आपका लक्ष्य बिल्कुल चिड़िया की आँख पर होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है, यू आर वेलकम। और मैं इसमें हर तरीके से सपोर्ट कर रहा हूँ, आपको पता ही है कि एक क्लास की जगह आपको 2 क्लास मिल ही रही हैं। ऑफलाइन वाले बच्चों को कई बार ऑनलाइन का सपोर्ट मिल रहा है। तो जितना भी हम लीनियंटली फ्लेक्सिबली अपने आप को रख सकते हैं उतना रख रहे हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग एक हार्ड बिल्कुल लाइनर अप्रोच नहीं करते, जो बच्चों को पसंद है। तो केजे के दो ही नारे हैं, एक तो स्टूडेंट फ्रेंडली और दूसरा मैंने बताया रिजल्ट ओरिएंटेड। क्योंकि अगर स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं रहेंगे तो हम कितना ही अच्छा पढ़ाते हो, हम कितने ही अच्छे टीचर हों, हमारा मकसद है कि हमारी जो थोड़ी बहुत नॉलेज है वो आप तक पहुंचे। और दूसरी बात कि जो है रिजल्ट ओरिएंटेड, हम बहुत अच्छा पढ़ाएं, कम फीस लें, ज़्यादा फीस लें। मैंने परसों एक हमारे साथी से भी चर्चा हो रही थी, तो मैंने बताया था कि वो इस की फीस को लेकर थोड़ी सी चर्चा हो रही थी। तो मैंने यही कहा था कि आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हम कम फीस लें, या किसी का ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम किसी तरह ज़्यादा फीस लेके सर से फटाफट नोट्स ले लें, क्योंकि सर वही देंगे जो सर के पास है। और सबसे बड़ी बात ये मैं कहूँगा कि आप इसके चक्कर में मत पड़ो कि फीस कम करानी है, ज़्यादा। फीस काफ़ी रीजनेबल है, आप मार्केट में पता कर लो। आपको अगर लगता है कि फीस हमारे नॉलेज जंक्शन में सौरभ सर के पास ज़्यादा है, तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कहीं और भी पढ़ने के लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अपने फीडबैक्स आप स्वतंत्र रूप से हमें दें, अगर कहीं पर आपको ऐसी कोई इश्यूज लगते हैं, बिल्कुल, है ना, खुला निमंत्रण है। आइए और अपनी बात करिए। मेन क्या है कि आपको यहाँ पर हम 2 3 4 5 दिन का एक गेटवे देते हैं, जहाँ पर कोई चार्ज नहीं लेता। आजकल आप देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस फलाना और ये वो करके वो आपसे पहले से ही फीस झटक लेते हैं। तो ऐसा अपना कोई उद्देश्य होता नहीं है भाई। तो आप पहले खुले दिल से पढ़िए, आप चीज़ों को नाप तोल पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, तो आप पूरे भाव के साथ, पूरे सरेंडर के साथ आप जुड़िए। मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ईमानदारी से जितना पॉसिबल हो सके उतना कराऊं। तो साथियों, ये था हमारे बैचेस का ब्यौरा। मैं रिपीट कर रहा हूँ फाइनली, एक बैच सुबह 6:15 चल रहा है, ये प्योरली ऑनलाइन है। इसमें हम जितने भी नए लर्नर्स हैं, एडवांस बैच के कुछ ऐसे लर्नर्स हैं जिनके बेसिक्स कमजोर हैं, वो उनका भी स्वागत है, नए बच्चों का स्वागत है, और ऐसे बच्चों का भी स्वागत है जो कि हमारे साथ पिछले बैचेस में बीच में जुड़े थे। दूसरी बात की एक बैच 9:30 पे चल रहा है जो कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन है। ये भी, ये दैट्स फॉर एडवांस लर्नर जो एक बार पढ़ चुके हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनके बेसिक्स क्लियर हैं। तो इस बैच में आप ओल्ड स्टूडेंट्स स्पेशली मैं हार्टिली इनवाइट करता हूँ कि आइए और सीधा जुड़कर देखिए। तीसरा, हमारे यहाँ मैंने बताया कि एक एनसीईआरटी का बैच कॉमन फॉर सभी लर्नर्स जो बीएड करे हुए हैं उनके लिए है। तो वो 5 PM पर है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। उसके अलावा
पर्सनल ऑफलाइन बैचेस, स्कैफोल्डिंग बैचेस कह रहे हैं जिसको, मॉर्निंग और इवनिंग के ये टाइमिंग्स हैं। इन पर आप हमारे मेंटर, एचआर मेंटर के साथ जुड़कर या फिर मेरे से बात करके, या फिर हमारा एक और नंबर है, ठीक है, दैट इज 7456846680। ठीक है, ये हमारे पंच सर का नंबर है। आप इनको भी कॉल करके हमारी करंट लोकेशन विच इज एट ब्लॉक ऑफिस कालाडूंगी रोड, प्लीज नोट कि हमने शिफ्ट कर लिया अपना ऑफिस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं साथियों। मैं जुड़ता हूँ आपसे हर क्लास में, ये चर्चा जारी रहेगी। प्लीज अपने फीडबैक्स हमें भेजिएगा कि और कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। मैं सौरभ प्रीति जल्दी rearranging the letters of another word. A new word, rearranging the letters of another word. हाँ जी, बहुत बढ़िया। एनाग्राम, क्या कहेंगे? एनाग्राम, एनाग्राम, ठीक है, एनाग्राम कहते हैं। एनाग्राम का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा, देखो ये वर्ड है DEER, तो अब इसको वैसे तो यहाँ पर ये रिवर्स भी करके बन जा रहा है REED। रीड भी एक वर्ड होता है, REED। रीड मीन्स पेड़ की छाल। ठीक है, एक तो रीड पढ़ना वाला होता है, REED भी होता है। तो वैसे तो यहाँ पर ये क्या हो गया, रिवर्स भी हो गया, रिवर्स का एग्जाम्पल भी हो गया। ठीक है, इसको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम। लिखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैलिंड्रोम। ये एनाग्राम भी है और पैलिंड्रोम भी है। पैलिंड्रोम का हिंदी मैं समझाया था मैंने एक बार, उल्टा सीधा एक समान। ठीक है, यानी कि जब हम उसको डियर को जस्ट रिवर्स लिख दें, और हालांकि अच्छा अच्छा, पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम नहीं है ये, पैलिंड्रोम नहीं है। पैलिंड्रोम में तो स्पेलिंग भी सेम होती है ना। ठीक है, पैलिंड्रोम नहीं है। आप इसको एनाग्राम का ही एग्जांपल दोगे। पैलिंड्रोम लिख लो आप। पैलिंड्रोम में क्या होता है कि when the spelling is same spelling both ways, यानी दोनों तरीके से, इधर से लिखो तो भी सेम स्पेलिंग, उधर से लिखो तो भी सेम स्पेलिंग। इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है नन, NUN, नन। इधर से लिखा नन और इधर से लिखा तो भी नन। इसका एक और बहुत बड़ा एग्जांपल है मलयालम। मलयालम, अब मलयालम आप रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, MALAYALAM, मलयालम। भी ऐसे भी ऐसे एरो एक तरफ है और दूसरी तरफ भी एरो है। तो पैलिंड्रोम सेम स्पेलिंग बोथ वेज होता है। वाव हो सकता है, हाँ बहुत सारे हो सकते हैं, वाव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जैसे मॉम है, डैड है, ये सारे जो है पैलिंड्रोम्स के एग्जांपल है। हिंदी में हम कहते हैं नवीन, जहाज, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। अगर आप इनको रिवर्स ऑर्डर भी लिखोगे तो पैलिंड्रोम हो जाएंगे। ठीक है, हाँ ये वाले, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन ये एनाग्राम हुआ क्योंकि इसके रीअरेंजमेंट से एक नया वर्ड बन गया। ठीक है, जैसे एनाग्राम में एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। जैसे ये वर्ड है ना सिग्नेचर, इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्नेचर, 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 च र नहीं बोलते लास्ट में, तो सिग्नेचर। सो सिग्नेचर को जब मैं एनाग्राम बनाता हूँ तो ये बन जाता है ट्रू साइन। अभी इतने पूरे जो इसके लेटर्स हैं, इनको जब आप तो इनको आप आगे पीछे करोगे तो ये सारे एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसका यहाँ पर आ गया ट्रू, TRUE, और साइन SIG। ठीक है, समझ में तो आया सबको? ठीक है, हाँ, तो रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, नहीं पैटर्न नहीं होगा, लेकिन रीअरेंजमेंट हो जाएगा, उन्हीं लेटर से बनेगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया? इधर आंसर जी क्लियर है, पूनम क्लियर है? ठीक है, सिग्नेचर का कैसे बन गया? अ ट्रू साइन। ठीक है, सिग्नेचर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? और साइन, सिग्नेचर का पार्ट ऑफ स्पीच तो नाउन हो गया। साइन, साइन वर्ब भी होगा, नाउन भी होगा। साइन वर्ब भी होगा और नाउन भी होगा। ठीक है ना, जैसे पुट अ साइन ऑन दिस शीट, तो यहाँ पर साइन नाउन हो गया, और ही साइंड द पेपर, तो वहां पर साइन क्या हो गया? वर्ब। तो साइन कैन बी बोथ नाउन एंड वर्ब।
आगे जाओगे तो हम लोग नेट के पेपर में देखते हैं कि यहाँ पर बैक फॉर्मेशन हुआ है। एक लिंग्विस्टिक्स का कॉन्सेप्ट है बैक फॉर्मेशन। बैक फॉर्मेशन मतलब जब कोई वर्ड ओरिजिनल में बड़ा था, उसको फिर काट के छोटा कर दिया गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैक फॉर्मेशन। बार बार इतना बड़ा लिखना पड़ता था, सिग्नेचर सिग्नेचर, तो लिंग्विस्ट्स ने या लैंग्वेज मेकर्स ने उस वर्ड को ही छोटा कर दिया। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे इसके उदाहरण है। जैसे कि आप कहते हैं ना, बैक फॉर्मेशन में बहुत सारे उदाहरण है। ठीक है, ओरिजिनल वर्ड जब बड़ा होता है और जो नया वर्ड छोटा होता है, इसमें ये लोग उल्टा समझ लेते हैं। नया वर्ड जो है वो छोटा नहीं है, नया वर्ड, हाँ नया वर्ड छोटा है और ओरिजिनल वर्ड बड़ा है, तो बड़े का छोटा करते हैं। जैसे नाम में बैक फॉर्मेशन कर लेते हैं ना। ठीक है, अब हमने कहा रामचंद्र, तो रामचंद्र को राम कह दिया, तो ये बैक फॉर्मेशन हो गया, ओरिजिनल से छोटा करना, पीछे को जाना, बैक बैक फॉर्मेशन। इसके एग्जांपल्स देख लेना आप लोग। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स में नेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है बैक फॉर्मेशन कैसे होता है और इसका उदाहरण क्या क्या है, ये देख के यहीं पर ही नोट कर लेना। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 देख लेते हैं। तो फ्रैंकलिन, तो फ्रैंकलिन जो है, जी हाँ, मैरी शेली ने लिखा है ये। तो उसका आंसर क्या बनेगा? कौन से ईयर में लिखा है, इसका सब टाइटल क्या है, इसका सब टाइटल क्या है और कौन से ईयर में लिखा गया है? 1818, 1880। फ्रैंकलिन कब लिखा गया है? 1818 में लिखा गया है। ठीक है, क्या है, प्रोमेथियस करके क्या है, मॉडर्न प्रोमेथियस। फ्रैंकलिन का सब टाइटल क्या है? मॉडर्न प्रोमेथियस, मॉडर्न प्रोमेथियस, मॉडर्न प्रोमेथियस। ठीक है, और ये कब आया है? 1818 में आया है। मैरी शेली ने लिखा है, इसको फर्स्ट साइंस फिक्शन कहते हैं, फर्स्ट साइंस फिक्शन का उदाहरण कहते हैं इसको। 1818 में आया है, मैरी शेली ने लिखा है फ्रैंकलिन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। ट्रोकाई में क्या होता है? ट्रोकाई में 22 में, ठीक है, उसका आंसर क्या होगा? डी। ट्रोकाई क्या है? ये आम का उल्टा होता है, स्ट्रेस फॉलोड बाय अनस्ट्रेस। तो ट्रोकाई या ट्रोकी कुछ भी कह लें आप, तो इट्स आंसर इज बी, दैट इज स्ट्रेस फॉलोड बाय अनस्ट्रेस। तो बी यहाँ पर यानी कि ऑप्शन लिखा है मैंने, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। और स्ट्रेस फॉलोड बाय अनस्ट्रेस, दैट इज ट्रोकाई सिलेबल। ठीक है, 21 में आते हैं। इसमें ये लिखा है विच इज द मोस्ट पॉपुलर क्रिटिकल वर्क ऑन, नहीं है बाय होगा ये, इसको करेक्ट करेंगे 21 में। विच इज द मोस्ट क्रिटिकल वर्क बाय ड्रैगन। तो मोस्ट क्रिटिकल वर्क बाय ड्रैगन, तो ड्रैगन ने कौन सा वर्क लिखा है जिसको पहला वर्क माना जाता है ऑफिशियली इंग्लिश क्रिटिसिज्म का? आंसर इज ए, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी। ठीक है, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी इसका पहला वर्क माना जाता है क्रिटिसिज्म का। एग्जाम में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएसी। 1668 में आया था ना, 1667 है या 68 है? 1681, चेक कर लेना इसको। तो 1668 कंफर्म हो गया भाई, है ना? तो उसके बाद 20 में आ जाते हैं। इसको क्या बोला है मैंने? एसियन ड्रामेटिक पोएसी को फर्स्ट वर्क है ये, ऑफिशियल फर्स्ट वर्क माना जाता है इसको इंग्लिश लिटरेचर, ऑफिशियली इसको बोला जाता है फर्स्ट वर्क ऑन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर।
फर्स्ट वर्क ऑन इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ड्रैडन को ऑफिशियली द फर्स्ट क्रिटिक भी माना जाता है। क्वेश्चन 20 में आते हैं फिर। ठीक है, व्हाट टर्म एरिस्टोटल यूजेस फॉर ट्रेजिक वीकनेस और वीकनेस एरर और फॉल्ट? तो हाँ बिल्कुल, हमारी पूजा का आंसर वही है हमारे। ठीक है, ट्रेजिक फ्लॉ या एरर ऑफ जजमेंट, हमारे का मतलब क्या है? ट्रेजिक फ्लॉ या एरर ऑफ जजमेंट। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आंसर आ जाएगा 20 का आंसर होगा सी एमार्शिया। इसको मैंने बोला ट्रेजिक फ्लॉ और एरर ऑफ जजमेंट। Hamartia by Aristotle refers to tragic flaw. और मैंने क्या बोला? Error of judgment. Error of judgment. Autobiography of an unknown Indian, निराज सिंह चौधरी ने लिखा है वर्क। सी ऑप्शन, निराज सिंह चौधरी का इम्पोर्टेंट वर्क है, डी डिसाइड करके इस वर्क को, इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफीज कहा जाता है इंडियन लिटरेचर में। इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश में निराज सिंह चौधरी का ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, नोट कर लीजिए। ये एक लंदन में काफी समय रहे और वहां से इन्होंने एक कह सकते हैं कि आउटसाइडर एक पर्सपेक्टिव दिया है इंडिया का। he is from Bengal. Niraj Singh Chaudhary comes from Bengal in India. The biography of an unknown Indian is known as the learned and learned scholar of English literature. तो ये आ जाएगा आपका autobiography of an unknown Indian, ठीक है, निराज सिंह चौधरी का। इसका ईयर आप लोग बाद में चेक कर लीजिएगा, वन लाइनर है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में है हमारा क्वेश्चन, Genesis is the longest poem based on Old Testament story. It contains nearly B option है 3000 lines. Genesis एक Old English poem है, Old English O ही लिखना है, आप लोग पूरा लिखना, Old English poem है Genesis, और ये 3000 lines में लिखी गई है, 3000 lines में लिखी गई है Genesis, ठीक है। एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है ये। हाँ जी हाँ, बाइबल का पार्ट, ठीक है। हम इसमें जेनेसिस मतलब इसमें बाइबल का पार्ट नहीं है, कहेंगे हम इसको, कहेंगे कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज ऑफ बाइबल, ठीक है। बाइबल हाँ कह सकते हैं, ओल्ड बाइबल में हम कह सकते हैं कि जेनेसिस भी आता है टॉपिक। हमें पता है कि बाइबल इज अ कलेक्शन मेनी बुक्स, ठीक है, प्रोबेबली मोर देन 30 बुक्स, ठीक। तो ये आपका हो गया 17 में आ गया। तो 17 देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द मेंबर्स ऑफ कखने स्कूल ऑफ पोइट्री। कल भी आया था क्वेश्चन, बताइए कौन सा आंसर होगा 17 में, मेंबर्स ऑफ कखने स्कूल ऑफ पोइट्री। जी हाँ जी, भावना अग्री बताएं ऑनलाइन में। क्वेश्चन नंबर 17, कखने स्कूल में बर्ड्स वर्ष भी आ गया, क्या होगा ठाकुर साहब? डी, ठीक है, जॉन कीट्स, ले हंट और हेजलिट, ठीक है, तीनों रोमांटिक एज के पोइट्स हैं। तो आप लिखेंगे जॉन कीट्स, ले हंट कौन है, ये बार बार नाम आ रहा है अपने स्कूल में, नोट कर लेंगे जिनको खासकर जो नए साथी हमारे साथ हैं। ले हंट और जॉन कीट्स का रिलेशन, ले हंट वाज द मेंटर ऑफ जॉन कीट्स, ठीक है, इन्होंने जॉन कीट्स की पोएम्स को पब्लिश कराया था। तो आप ये लिख सकते हैं कि ये मेंटर है, ये गुरु है और ये शिष्य है, ठीक है। और उसके बाद हैजलिट को हम जानते हैं, हैजलिट हमारे लेक्चर के सिलेबस में लगे हैं, आयरिश पेंटर है, आयरिश पेंटर है और क्रिटिक है हैजलिट, ठीक है। इंडियन जगलर्स इन्होंने ऐसे लिखा है, इंडियन जगलर्स आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है, इंडियन वर्ल्ड फेमस में, तो इंडियन जगलर्स, जगलर्स मतलब
जो सर्कस को परफॉर्म करते हैं उसको कहते हैं इंडियन सर्कस, एक ऐसे हैं इनका बहुत फेमस। इसके अलावा द प्ले स्पीकर और द स्पिरिट ऑफ द एज, ये दो वर्ड्स हैं। द प्ले स्पीकर एज लिटरल और द स्पिरिट ऑफ द एज, ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स में आ जाते हैं। ठीक है, प्लेन PLAIN, द प्लेन स्पीकर, और एक है द स्पिरिट ऑफ द एज, स्पिरिट ऑफ द एज। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, इसमें ये टाइपिंग एरर है, टाइपो एरर कहते हैं इसको, डर्ज है ये डर्ज, वर्ड क्या है डर्ज, DIRGE। प्लीज क्वेश्चन 16 में करेक्ट कर लेंगे, टाइपो एरर है, टाइपो एरर। ठीक है, तो डर्ज है सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, डर्ज क्या है भाई, अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, दुख भरा गीत है। ठीक है, शॉर्ट एलिजी कह सकता हूँ डर्ज, डर्ज क्या है, अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ। ठीक हो गया, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following, हाँ बताएं, is the first book printed in English by Caxton? इनमें से कौन सी बुक है जो पहली बुक है प्रिंटेड इन इंग्लिश बाय कैक्सन? एंड सी, सी रिसाइकल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। ठीक है, हाँ ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए सारे बच्चे लिख लेंगे, स्टाइल में बोर्ड में लिखा RICUYEL, रिक्वल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, शॉर्ट में हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय लिखा जाता है। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय की स्पेलिंग कैसे TRY होता है इसमें, द रिसाइकल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश बाय कैक्सटन। ठीक है, कैक्सटन के द्वारा पहली बुक है जो प्रिंटेड इन इंग्लिश है, और कैक्सटन हम लोग जानते हैं इंग्लिश लिटरेचर में और इंग्लिश वर्ड में ही इज नोन एज द फर्स्ट प्रिंटर हु एस्टैब्लिश्ड द प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड। ठीक है, कैक्सटन ने पहली प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करी इंग्लैंड में, गवर्नर ने आराम के एग्जाम्स में कब करी है, 1476 में। 1476 में कैक्सटन established the first printing press in England, also known as the printing press in Westminster Abbey. This is the place where he established the first printing press in England, Westminster Abbey. ठीक है, तो 15 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या है कि who has written introduction to गीतांजलि by Tagore? तो 14 में है इंट्रोडक्शन टू गीतांजलि, जो लिखा है WB Yeats ने लिखा है। WB Yeats has written the introduction to गीतांजलि। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया, ठीक है, 14 का आंसर हो गया A। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया यदि WB Yeats ने गीतांजलि का इंट्रोडक्शन लिखा है और फिर तुरंत ही इस वर्क को नोबेल प्राइज मिल गया। तो हम जानते हैं गीतांजलि को जो नोबेल प्राइज है, ओनली नोबेल प्राइज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या ऑफ लिटरेचर इन इंडिया गीतांजलि को ही है, और ये 1913 में आया था। 1913 में इंपॉर्टेंट वर्क है, 1913 में इसको नोबेल, सॉरी आया नहीं था, नोबेल प्राइज है 1913 में नोबेल प्राइज। ठीक है, नोबेल की स्पेलिंग NOBEL, तो उनको 1913 में नोबेल प्राइज है। और मैंने क्या बोला कि 1912 में पब्लिश हुआ था इंग्लिश में। देख लेंगे सारे बच्चे 1910 में, इसकी डेट्स प्रिसाइजली इंपॉर्टेंट है। 1910 में बांग्ला में आया था गीतांजलि, बांग्ला। ठीक है, और बांग्ला, ठीक है, बंगाली जो बोली जाती है उसको कहा जाता है, बांग्ला जो लिखी जाती है उसको कहा जाता है। ठीक है, तो बांग्ला लैंग्वेज है और बंगाली डायलेक्ट है, बंगाली के। हाँ 1910 में बांग्ला में पब्लिश है, बिल्कुल ठीक है, बांग्ला में पब्लिश है 1910 में। फिर उन्होंने अपने इस वर्क को सेल्फ एक तरीके से ट्रांसलेट कह सकते हैं किया, उसको ट्रांसक्रिएशन कहते हैं। 1912 में इंग्लिश में आया, इंग्लिश में कब आया है, 1912, और जो इंग्लिश वर्जन है उसी के प्रीफेस को WB Yeats ने लिखा था 1912। ठीक है, 1912 में WB Yeats ने इंग्लिश वाले प्रीफेस को लिखा था, और हम जानते हैं साथियों की एक साल बाद ही इनको नोबेल प्राइज मिल गया। मैंने एक बात बताई थी कि जिन्होंने प्रीफेस लिखा उनको बाद में मिला है, WB Yeats को नोबेल प्राइज इसके 10 मतलब इनको जब नोबेल मिला उसके 10 साल बाद मिला, यानी 1923 में नोबेल प्राइज है।
WH को भी है नोबेल प्राइज, मगर इनकी जो कह सकते हैं कि इनका कमेंट इतना बड़ा था, नहीं मतलब ये इतने बड़े कद के इंसान है कि इन्होंने जब इनको लिखा तो इन्होंने पूरी वेस्टर्न ऑडियंस को इसको कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस करा दिया गीतांजलि को। और वेस्टर्न ऑडियंस ने जब पढ़ा गीतांजलि के सॉन्ग्स को तो उनको बड़ा एक अलग ही उसमें फिलॉसफी जो है नजर आती है। तो इसमें इनके टोटल कितने सॉन्ग्स हैं, इंग्लिश वर्जन में 103 सॉन्ग्स हैं। और सॉन्ग नंबर 12 इसका सबसे ज्यादा क्रिटिकली एक्लेम्ड सॉन्ग माना जाता है। सॉन्ग नंबर 12 जरूर लिख देंगे, Whom dost thou worship in this lonely dark corner। क्या है सॉन्ग का नाम? Whom dost thou worship। ठीक है, पुजारी को पूछते हैं कि तुम इस अंधेरे कोने में किसकी पूजा करते हो। बहुत जबरदस्त दर्शन है सॉन्ग में। Whom does means does ही है, ओल्ड इंग्लिश है। Whom dost thou worship in this lonely dark corner। In this lonely dark corner। टैगोर की फिलॉसफी कही जाती है, फिलॉसफी ऑफ ह्यूमनिज्म, फिलॉसफी ऑफ ब्रिंगिंग। इसमें फिर एक और कहते हैं कि तुम्हारा जो भगवान है वो इस मंदिर के कोने में नहीं है, इसी सॉन्ग में है। और वो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो भगवान है वो जो इतनी तपती दोपहरी में पत्थरों को तोड़ रहा है उस गरीब के अंदर है। तो यहाँ पर टैगोर का दर्शन है। टैगोर कहते हैं कि असली इंसान या असली भगवान जो है ऑन द कॉन्ट्रारी अमीरों के साथ नहीं होता जैसे कि माना जाता है, असली इंसान गरीबों के साथ होता है। क्योंकि अगर वो भगवान ना हो तो वो गरीब जिंदा ही न रह पाए। तो इसीलिए उनके अंदर जो लिविंग पावर है वो गॉड है, और वो कहाँ पाई जाती है? स्पेशली द पुअर एंड द स्ट्रगलिंग पीपल के अंदर। तो ये टैगोर की फिलॉसफी को मैंने बहुत सार में, बहुत कम में कोशिश करी। ठीक है, हम इसको ये भी कह सकते हैं स्पिरिचुअलिज्म में उलटफेर का सिद्धांत। स्पिरिचुअलिज्म में कहा जाता है कि जो है वो है नहीं और जो नहीं है वो है। ठीक है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, क्या कहा जाता है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जबरदस्त लाइन है। तो यानी कि ओनली द ट्रूथ इज ट्रूथ एंड द होल वर्ल्ड इज माया। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, है ना, शंकराचार्य की जो फिलॉसफी भी है। तो ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जगत जो है मिथ्या है। ठीक है, तो इसको फिर कई कवियों ने अपनी अपनी लैंग्वेज में बोला है। तो आप लोग अगर जिससे के पास मेरा नंबर सेव है तो मेरा स्टेटस में देखना आप, एक सहजो भाई का एक लाइन मैंने डाली है। सहजो भाई 18वीं शताब्दी की बहुत बड़ी दार्शनिक नहीं बहुत बड़ी सूफी संत रही। ठीक है, कहा जाता है कि जब इनकी शादी हो रही थी तो शादी के मंडप से भाग गई हैं। और फिर बाद में इनको पता चला कि जिससे इनकी शादी हो रही थी उस दूल्हे की जब बारात आ रही थी तो उसकी डेथ हो गई। तो इनको तब से मतलब एक रिवलेशन हुआ कि इनको इस दिशा में जाना ही नहीं था। और फिर ये सूफी संत बन गई। पहले से ही इनके मन में एक डिविनिटी का एक वो था, टच था। तो सहजो बाई, मतलब इनके बारे में देख रहा था थोड़ा ऐसी, तो सहजो बाई की एक मैंने लाइन डाली अपने स्टेटस में, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, तो 13 की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रेट रिफॉर्म एक्ट, क्वेश्चन नंबर 13, द ग्रेट रिफॉर्म एक्ट। एटीन 32 में आया है। द ग्रेट रिफॉर्म एक्ट कब आया है? 1832। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि विक्टोरियन एज जो हमारी शुरू हुई है, वैसे तो विक्टोरियन एज में अपने नोट्स में 1837 से मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब क्वीन विक्टोरिया आई थी, बट विक्टोरियन एज कई जगह 1832 से ही शुरू मान ली जाती है। और ये 1832 में क्या आया था? रिफॉर्म एक्ट आया था। ठीक है, रिफॉर्म एक्ट बहुत ही बड़ा एक्ट माना जाता है इंग्लिश पॉलिटिकल हिस्ट्री में। ठीक है, इसमें पहली बार ये हुआ इस कानून में कि जो हमारे सबसे पहले तो जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उनको क्या किया गया है? उनको रीस्ट्रक्चर किया गया। जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना सारे साथ ही। रीस्ट्रक्चर्ड द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इंग्लैंड में क्या था कि जो वोटिंग की कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, पहली बार तो वोट हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आज से 200 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ठीक है, हमारे देश में तो अलग ही लड़ाइयाँ चल रही थी। यहाँ बात हो रही है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी की। लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो अमीर लोग थे खाली उन्हीं को वोट देने का राइट था, अमीर लोगों को वोट देने का राइट था। तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज अब बिल्कुल प्रासंगिक नहीं रह गई। और फिर जो लोगों के पॉपुलेशन, जो कि आज भी हमारे इंडिया में भी हम देखते हैं कि
जब हम वोटिंग करते हैं तो वोटिंग में जो इलेक्टोरल पॉपुलेशन है उसके अनुसार कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा उस दिशा में इंग्लैंड आज से करीब 200 साल पहले बढ़ा और उन्होंने इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पहली बार जब रीस्ट्रक्चर किया तो उस पहले कानून का नाम है रिफॉर्म एक्ट। ठीक है, ये रिफॉर्म एक्ट 4 बार आया है, 3 टाइम्स इसको जो है रिफॉर्म एक्ट 1, रिफॉर्म एक्ट 2 ऐसे करके आया। और इसमें जो मैं एक वर्ड दे रहा हूँ यहाँ पर, रॉटन बोरोज, रॉटन बोरोज, UROUGH। तो रॉटन बोरोज की डेड कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें खाली अमीर लोग खाली नाम के लिए वोट देते थे, उनको क्या किया गया, भंग कर दिया गया, उनको डिसॉल्व कर दिया गया। डिसॉल्व मींस भंग कर दिया गया। रॉटन बोरोज, बोरोज उन्हीं को कहते हैं, मतलब जो ऐसे रॉटन मींस सड़ा हुआ, ऐसा एरिया या ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कोई काम नहीं है, बोरो, सो रॉटन बोरोज। ठीक है, तो ये डेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिस्ट्रक्चर किया गया, इनको अबैंडन या इनको मैंने बताया डिसॉल्व कर दिया गया, खारिज कर दिया, भंग कर दिया गया, और फिर नई इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, चुनाव के अनुसार जो मतदाता क्षेत्र हैं उनका दोबारा से रिस्ट्रक्चरिंग हुई। क्लियर सबको? ये जो लाइन लिखी है 3 वर्ड्स ये इंपॉर्टेंट है, रिस्ट्रक्चर्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। चलिए, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में। What did the pre-Raphaelites aim at? तो pre-Raphaelites हम लोग अर्ली विक्टोरियन एज में पढ़ते हैं साथियों। ये एक ग्रुप ऑफ पेंटर पोएट्स था। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, तो स्पेलिंग देख लेंगे। प्री-रैफेलाइट्स, थोड़ा सा अटपटी सी स्पेलिंग होती है इसकी, ठीक है। प्री-रैफेलाइट्स रैफल के नाम से बना है। रैफल एक बहुत बड़े पेंटर थे, ये नोट कर लेना। रैफल एक बहुत बड़े पेंटर थे। तो रैफल के जो पेंटिंग काल है, टाइम है, उससे पहले की पेंटिंग्स रैफल को नहीं फॉलो कर रहे हैं, रैफल से पहले के जो पेंटर्स थे उनको फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया, प्री रैफेलाइट। तो प्री रैफेलाइट क्या है, पेंटर पोएट्स हैं, ठीक है, ऑफ मिड 19th सेंचुरी। जो लोग रिवीजन चाहते हैं या फिर थोड़ा सा अनफेमिलियर हैं इससे हमसे, पेंटर पोएट्स हैं मिड 19th सेंचुरी के। ये मेनली सारे पेंटर्स थे, एक से एक पेंटर्स हैं। इन्होंने पेंटर्स पेंटिंग्स को लेते हुए अपनी कविताओं को लिखा, तो प्री रैफेलाइट्स कहे गए हैं। ये 1848 में फॉर्म होता है, इनका एक ब्रदरहुड है, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, PRB, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। आप लोग पूरा लिख लेना, इस पर फिर बहुत एक सेपरेट अलग से लेक्चर आता है। तो फिलहाल इनकी जो पोइट्री है वो अगर देखें तो मिडिवल भी है, पिक्टोरियल भी है, और फ्लैश एंड स्पिरिट, यानी कि वही फ्लैश का मतलब है फिजिकल प्लेजर्स, स्पिरिट का मतलब है जिसे हम कह सकते हैं एस्केट स्पिरिचुअल प्लेजर्स। तो हम कह सकते हैं मेटीरियल और स्पिरिचुअल दोनों का यूनियन है इनकी पोएट्री में। तो यानी कि कुल मिला के इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया, ट्वेल्थ का आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ दीज। क्लियर हो गया। अब आते हैं 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं साथियों। इन विच ईयर थिएटर्स वर क्लोज्ड इन इंग्लैंड? बताओ, ट्राई करो। थिएटर्स कब क्लोज? 1642। तो 11 का आंसर होगा बी, थिएटर्स वर क्लोज्ड इन 1642। 1642 में थिएटर्स क्लोज होते हैं और फिर रीओपन कब होते हैं? 1660। 1642 में क्लोज हो जाते हैं, क्लोज, थिएटर्स क्लोज, ठीक है, एंड दे वर रीओपनड इन 1660। रेस्टोरेशन एज जब आ गई तो 1660 में ये रीओपन हुआ। तो ये है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 10th आएगा। हाँ बताइए, क्वेश्चन 10th में क्या होगा? नेम पीरियड ऑफ लिटरेचर इन विच विशरले कंग्री या कॉन्ग्री एंड ड्राइडन अपीयर। सॉरी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स कौन सी एज में आता है? क्वेश्चन नंबर 10 में तो इजी है, रेस्टोरेशन पीरियड, ठीक है, जिसमें ड्राइडन आ जाते हैं। ड्राइडन रेस्टोरेशन पीरियड में ही है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया रेस्टोरेशन पीरियड। अब आपको नोट कितना करना है, स्पेशली जो लोग नोट कर रहे हैं कि रेस्टोरेशन पीरियड में क्या करना, बोलिए कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है। इसको सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कहा जाता है इस एज का। और रेस्टोरेशन एज कब से कब तक है? 1660 से 1700, 1660 से 1700, ये
जबकि अगर नहीं रेस्टोरेशन एज भी आती है 1660 से 1700 के टाइम पीरियड, इसको एज ऑफ ड्राइडन भी कहा गया। क्या कहा गया? एज ऑफ ड्राइडन। ठीक है, ड्राइडन इसके सबसे बड़े राइटर थे। ड्राइडन वही वाले जिनका अभी आपने इस पेपर में देखा, एनएससी ऑन ड्रामेटिक पोएट्स। ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म ड्राइडन को कहा जाता है, और क्रिटिसिज्म एज अ डेवलपमेंट इस एज में शुरू हुआ है। ठीक है, हालांकि पहले क्रिटिक बहुत सारे इनसे पहले भी आ गए थे, बट ऑफिशियली इनको पहला क्रिटिक, पहला पोएट लॉरिएट और फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, जिन लोगों को नहीं पता या भूल जा रहे, ड्राइडन को ही कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, 9 पर आते हैं साथियों। Who is one of the university wits? बताओ जल्दी से। क्रिस्टोफर मार्लो is the answer. D. क्रिस्टोफर मार्लो was the leader of the university wits. ठीक है, अब यहाँ पर जल्दी से देख लेना, एक रिवीजन करा रहा हूँ, क्विक रिवीजन। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अपना वही कोड जो हमें याद है, mgl is equal to c और pl square is equal to o, pl square is equal to o। ठीक है, तो mgl मार्लो, ग्रीन और नैश। मार्लो, ग्रीन और नैश क्या है? सी मतलब कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से है, और पी यानी पीले। ठीक है, अगर आपको जो नाम याद नहीं है वो लिखना, याद है तो छोड़ देना। ठीक है, ये क्लास में अगर आपको पता है तो एश्योरेंस आपको लेना है खुद से, और अगर आपका छूटा हुआ है या आप लिखना चाह रहे हैं तो लिखने में कोई बुराई नहीं, आपके ऊपर है। तो एल, दो एल है इसमें, एक तो लिली है, एल वाई लिली, और एक है लॉज, थॉमस लॉज, एल ओ डी जी। तो लिली और लॉज हो गए, लिली और लॉज। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोगों को लिख कर आए। तो एल वाई डी और एक हो गया एल ओ डी जी ई लॉन्च। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया भाई। तो O इज इक्वल टू ऑक्सफोर्ड। एक कौन सा है जो किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं था? थॉमस किड। थॉमस किड, ये वाई किड जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इनको माना जाता है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया था यहाँ भी। ये सिलिकन ट्रेजेडी जिसको हम, ठीक है, रिवेंज ट्रेजेडी भी कहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया था किड ने, स्पेनिश ट्रेजेडी के थ्रू। कौन से प्ले के थ्रू? द स्पेनिश ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। The 100-Year War was fought between England and France. एट का आंसर होगा डी। 100 ईयर वॉर्स कब से कब तक हुए थे, याद है किसको? 100 ईयर वॉर। ठीक है, से लेकर 1400, इसका ईयर मुझे याद नहीं है ना, आप देख लेना। 100 ईयर्स वॉर मुझे कुछ 13 याद आ रहा है, 14 था, एक बार गूगल कर लो। अच्छा हाँ, मिल गया, 1337 से लेकर 1453, वही मुझे याद आ रहा था। शुरू 13 से हुआ, यानी 14 सेंचुरी से शुरू हुआ है, 1337 से लेकर 1453 तक एग्जैक्टली। मैंने ये भी बताया था कि 100 ईयर वॉर कितने सालों तक चले, अब इसको काउंट कर लेंगे, 116 साल तक चले। चले कितने सालों तक है? 116। पूछा जाएगा, एक नाम है खाली इनका 100 ईयर्स, क्योंकि मोर देन 100 ईयर चले तो एग्जैक्टली पूछेगा, तो 116 साल चले। कौन सी एज में शुरू हुए? एज ऑफ 64 में शुरू हुआ है, 14 सेंचुरी में है 64, और फिर बैरन एज तक गए। ठीक है, तो ये आ जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में आए। क्वेश्चन नंबर 7 में चल रहे हैं भाई। देखो, टू विच स्कूल डू, स्कूल है तो डज होना चाहिए। जॉन डन, हर्बर्ट एंड मार्लो बिलोंग। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, टू विच स्कूल। अब यहाँ पर मैंने तुम्हें कह दिया, ग्रामर की क्लास अभी पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ पर जो भी नाम आता है। अच्छा, आता है ना, तीन राइटर है ना, स्कूल के लिए नहीं आया, मैं स्कूल के लिए सोच रहा था। यहाँ पर टू किस किस के लिए आया है, आप इनके नाम लिखेंगे, मैंने बच्चे स्पेशली ये डन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हर्बर्ट। ठीक है, लिखने का तरीका लिखेंगे, पहला अल्फाबेट कैपिटल। ठीक है, डन, हर्बर्ट,
और कौन है? मार्वल। डन, हर्बर्ट एंड मार्वल। डन, हर्बर्ट एंड मार्वल, टू विच स्कूल डज दिस स्कूल बिलोंग? तो ये क्या है? मेटा फिजिकल पोएट्स। तो आंसर क्या होगा? मेटा फिजिकल पोएट्स में। मेटा फिजिकल क्या है? ग्रुप ऑफ जो है पोएट्स है ऑफ अर्ली 17th सेंचुरी। अर्ली 17th सेंचुरी यानी जैकोबियन एज में आते हैं। जैकोबियन एज का एक स्पिरिचुअल ग्रुप ऑफ पोएट्स है। स्पिरिचुअल ग्रुप ऑफ पोएट्स है, ठीक है, जिनके लीडर हैं जॉन डन। इनको सन ऑफ डन भी कहा जाता है इन ग्रुप को। डन इज द लीडर, ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट्री वाले। इनका एक बहुत फेमस पोएम डन की है, ठीक है, कैनोनाइजेशन। सबसे फेमस पोएम जो अगर मुझे ये कहनी हो, या कोई भी बच्चा में भी पढ़ रहा है, तो डन की कैनोनाइजेशन जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। ये काफी रिप्रेजेंटेटिव पोएम मानी गई है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ थॉट की, और मेरे हिसाब से इससे क्वेश्चन काफी डिटेल में आते हैं। कैनोनाइजेशन वैसे कहते हैं जब कोई ईसाई धर्म में जब कोई व्यक्ति की उसकी जब डेथ हो जाती है, फिजिकल डेथ हो जाती है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि साधु संत या सूफियों के साथ एक हिंदी में भी हम कहते हैं ना समाधि, समाधि ले गए। समाधि का मतलब कि वो जो है इटर्नल में मिल गए और उनकी जो है फिजिकल बॉडी डेथ हो गई। तो फिजिकल बॉडी जब डेथ हो जाती है तो उनको जो संत का दर्जा दिया जाता है। जैसे इंग्लिश लिटरेचर में या इंग्लिश वर्ल्ड में हम उनके नाम के आगे सेंट लगाते हैं, जैसे सेंट थॉमस बैकेट, ठीक है, सेंट जोन्स, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो सेंट ऑगस्टाइन, ठीक है। तो ये सारे, तो इस प्रोसेस को कैनोनाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग समवन अ सेंट। जब किसी व्यक्ति को संत की उपाधि दी जाती है, उस प्रोसेस को इंग्लिश में, इंग्लिश क्रिश्चियनिटी में कैनोनाइजेशन कहा गया है। क्लियर? कैनोनाइजेशन डन की एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डन इसमें कंसीव्स का यूज करते हैं। देखो, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ थॉट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है जो सभी लोग यूज करते हैं, इसका नाम है कंसीव। क्या है? कंसीव, CONCEIT। कंसीव क्या है? फार फेस्ड मेटाफर। जब दो मेटाफर, जब मेटाफर, दो मेटाफर, ठीक है, दूर से उठाए, फार फेस्ड मतलब दूर से लाना किसी को, और फिर उसको कंपेयर कर देना, तब हम उसको कहते हैं कंसीव। तो कंसीव मेटाफिजिकल पोएट्री का सबसे बड़ा फीचर है, टेक्निकल पॉइंट है, ठीक है। फार फेस्ड मेटाफर, जैसे मैंने बताया था ना, लवर्स आर टू लेग्स ऑफ कंपास। अब लवर्स को टू लेग्स ऑफ कंपास से उसने डिफाइन किया, तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ कंसीव। करेक्ट। ट्रेनिंग से, so that is called seventh हो गया। उसके बाद फिर सिक्स्थ आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following is not a 19th century melodrama? इनमें से कौन सा 19th century का मेलोड्रामा नहीं है? पहले तो उसने बता दिया 19th century, और फिर उसने बताया मेलोड्रामा, और उसने बोला कि ये नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन अच्छा है, ट्राई करें कुछ लोग जो पढ़ चुके हैं, नेट वाले स्पेशली। देखो, इसका आंसर है बी, पिग्मेलियन। पिग्मेलियन जीबी शॉ ने लिखा है, और जी, तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। बैटरी 5% रह गई मेरे फोन में, कट जाएगा, इससे फटाफट आंसर बता रहा हूँ। 5 का आंसर है व्यूज ऑफ कॉमेडी। खाली खाली को कहते हैं PHALI। फिर का आंसर ए हो गया। ये वन ऑफ द 9 म्यूजेस है, वन ऑफ द 9 म्यूजेस, ठीक है। ग्रीक पोइट्री में 9 देवियां मानी गई हैं, ठीक है। जितने भी कलाकार हैं, जितने भी पेंटर्स हैं, जितने भी लेखक हैं, वो इन 9 देवियों, हमारे यहाँ भी नहीं कल्चर है, यहाँ पर देख के बड़ा स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी हम लोगों को देखने को मिलती है। जैसे इंडिया में हम लोग नव दुर्गे कहते रहते हैं, वहां भी 9 यूसेस हैं, ठीक है। इंडिया में हम नरसिंह अवतार कह देते हैं, वहां भी है हाफ लॉइन हाफ ह्यूमन। समझ रहे हैं आप? इसके लिए मैंने एक वर्ड आपको बताया था, कुछ एक जी से था ना एक वर्ड, जिसमें आधा शेर का होता है उसका धड़ और आधा
कुछ एक वर्ड लिखा है ना मैंने, तो वन ऑफ द 9 यूजेस। तो ऐसे पहले तो ये बताओ कि ऐसी इमेजेस को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल इमेजेस होती हैं जो यूनिवर्सल है। 9 देवियां हमारे यहाँ भी हैं, यूरोप में भी 9 देवियां हैं। तो ऐसी इमेजेस को क्या कहते हैं हम लोग? पीएचडी में जो हमारे साथी हैं वो बताएं। या फिर बहुत इंपॉर्टेंट था ये, आर्कटाइप। क्या कहते हैं? आर्कटाइप्स। आर्कटाइप का मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल इमेजेस, सार्वभौमिक छवियां। ठीक है, जो हर जगह पाई जाएंगी, कोई रिलीजन से उसका मतलब नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ हम कहते हैं कि जैसे शिव है संहारक है, ऐसे ही आप ग्रीक में चले जाओ, वहां भी है उनका देवता। ठीक है, जिसके पास एक त्रिशूल टाइप की चीज है और वो डिस्ट्रॉयर। ठीक है, अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे, शायद ज्यूस है या होगी। तो आर्कटाइप का मतलब क्या है? यूनिवर्सल एंड रिकरिंग इमेजेस। यूनिवर्सल एंड रिकरिंग इमेजेस। ठीक है, ऑनलाइन में समझ में आ रहा है सब? आर्कटाइप, तो इसका आंसर हो गया थर्ड, इज द म्यूज ऑफ कॉमेडी। जितने भी कॉमेडी लोग लिखते थे वो इस देवी की पहले आराधना करते थे और फिर लिखते थे। इस पॉइंट पर बताना चाहेंगे कि साफो, मैंने अभी ओट्स पे नोट्स दिखाए थे कल परसों, तो साफो की बात हुई, तो सैफो को 10वीं देवी माना गया है नहीं? सैफो ह्यूमन है। देखो ये तो हम कह सकते हैं सुपर नेचुरल होगी ना, इनकी जो है, हाँ ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है ऐसा नहीं कर सकते, सुपर नेचुरल है, बियॉन्ड हमारे। लेकिन ये तो एक वास्तविक स्त्री है, लेडी है, और इसको क्या कहा गया? 10वीं देवी कहा गया, 10th म्यूज। अब किसकी म्यूज कहा गया इसको? लिरिकल पोइट्री, छोटी कविताओं की। ये कविताएं लिखती थी, और उस जमाने में महिलाओं के द्वारा कविताएं लिखना बहुत ही जो है अच्छा नहीं माना जाता था। तो सैफो ने उस मिथक को तोड़ा था, और एक तरीके से रेबल है अपने आप में, एक रिवॉल्यूशनरी है। और सैफो मैंने बताया था आर्काइक ग्रीक कोटेक्स है, और ये एक आइलैंड ऑफ लेस्बोस में रहती थी। मैंने शायद 2 बंदे बता दिया था, लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा चेंज करोगे, मैंने बताया लेस्बोस एक आइलैंड का नाम है जहाँ सैफो रहती थी। ठीक है, वहां पर करेक्ट कर लेना। सैफो एक आइलैंड में रहती थी, लेस्बोस। यहाँ से फिर एक वर्ड बना, मैंने बताया था लेस्बियन, हम लोग कहते हैं लेस्बियन, तो वुमेन वुमेन लाइकिंग, तो दैट इज, ये इस वर्ड का ओरिजिन है। तो सैफो के बारे में कहा जाता था कि सैफो ने अपने सारे सॉन्ग्स वुमेन के लिए ही गाए हैं, इसीलिए यहाँ पर लेस्बियन वर्ड भी उन्हीं के लिए कहा जाता है। उन्होंने मेल को रेफर ही नहीं किया अपनी पोइट्री में। तो सैफो को इस लिहाज से हम पूरे वर्ल्ड का या पूरे यूरोप का पहली फेमिनिस्ट कही जा सकती है, पहली फेमिनिस्ट भी कहा जा सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? सैफो लिव्ड ऑन द आइलैंड ऑफ लेस्बोस, यहाँ से मैंने बताया वर्ड बना लेस्बियन। लेस्बियन वर्ड यहीं से बना, लेस्बियन मींस फीमेल, फीमेल लाइकिंग। और सैफो को फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड जरूर लिख देंगे आप। ठीक हो गया, फटाफट क्वेश्चन नंबर 4। कितना जबरदस्त है, आई लव ओफेलिया 40,000 होगा हाइपरबली, हाइपरबली हो जाएगा। बहुत ही बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं कभी। तो एक्ट 5 सीन 1 हेमलेट नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए, हाइपरबली है, और ये एक्ट 5 सीन 1 में है, हेमलेट। एक्ट 5 सीन 1, इसको ऐसे लिखा जाता है 5-1, इससे क्लियर हो जाता है। एक्ट 5 सीन 1 शॉर्ट में लिखा मैंने, हेमलेट। ठीक है, इसको कहते हैं, ऐसी चीजों को लिखने को कहते हैं नोटेशन। क्या कहते हैं? नोटेशन। लिखने के अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप इसको वन कर दो या इसको यहाँ ये कर दो, कई कई लोग ऐसे नहीं तो कर सकते हैं 1 और 5 ऐसे बना दिया या कुछ इस तरीके से, तो ऐसे नहीं बनेगा। उसका नोटेशन पहले से ही बना है, पहला वाला अल्फाबेट न्यूमरिक आएगा और दूसरा इसमें आएगा रोमन। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीमोरोन में से कौन सा है? ऑक्सीमोरोन, तो ऑक्सीमोरोन है स्वीट पेन। ए इसका आंसर हो गया, स्वीट पेन इज द ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन व्हेन अपोजिट वर्ड्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। ठीक है, सेकंड पन इज अ प्ले ऑन वर्ड्स दैट आर सिमिलर डैश। तो पन का आंसर क्या होगा भाई? पन इज अ वर्ड प्ले ऑन वर्ड्स दैट इज सिमिलर इन साउंड बट डाइवर्स इन मीनिंग। साउंड सेम होता है बट मीनिंग अलग अलग हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया, सेकंड का आंसर हो गया ए। चलो, कल हमने पढ़ा था होमोनिम और होमोफोन, तो कौन सा एग्जांपल में आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा भी कह सकते हैं कि हम क्लास इस फल के लिए डेवलप कर रहे थे, जो अभी ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कल का भी रिवीजन हो गया ना।
बताओ, होमोफोन या होमोनिम? फन। ठीक हो गया, होमोफोन, बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर बताया आपने। होमोफोन में क्या होगा, सेम साउंड होगी बट डिफरेंट मीनिंग होंगे और डिफरेंट, हम कह सकते हैं डिफरेंट स्पेलिंग भी होंगी, डिफरेंट स्पेलिंग भी हो जाएंगी। लेकिन पन और होमोफोन में ये तो सिमिलरिटी है कि दोनों में सेम साउंड है। पन और होमोफोन में ये सिमिलरिटी है कि दोनों में सेम साउंड है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? मीनिंग तो दोनों ही डिफरेंट है। मीनिंग भी डिफरेंट है, डिफरेंट मीनिंग दोनों में होंगे, तो सिमिलरिटी होगी, डिफरेंट मीनिंग होंगे, ये भी एक सिमिलरिटी होगी। मैं कह रहा हूँ डिफरेंस क्या है दोनों, है एक डिफरेंस। देखो, पन हमेशा डबल मीनिंग प्रोड्यूस करता है और वो डबल मीनिंग जनरली वल्गर होते हैं या जनरली ह्यूमरस होते हैं, जनरली अम्यूजमेंट के लिए होते हैं। होमोफोन में जरूरी नहीं है कि ऐसा कोई रिलेशन हो आपस में। होमोफोन में जरूरी नहीं है कि दोनों वर्ड्स के बीच में जिनका सेम साउंड है उनके बीच में कोई रिलेशन। लेकिन यहाँ पर अगर मैं पन कह रहा हूँ तो पन मतलब जो दो वर्ड्स में यूज कर रहा हूँ सेम साउंड का, उनके बीच में आपस में या तो वल्गर है, वो वल्गर है, कुछ ना कुछ एक कोरिलेशन है। और वो कोरिलेशन जनरली कैसा है, इस तरीके का है, प्ले ऑन वर्ड्स है। अगर मैं वल्गर भी ना कहूँ तो प्लेफुल एक वर्ड यूज कर लेना इसके लिए, प्लेफुल रिलेशन। फन में हमारा जो रिलेशन होगा, प्लेफुल मींस खेलने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। प्लेफुल का मतलब होता है फन, एक पॉजिटिव वे में कहा जाता है प्लेफुल। ठीक है, तो व्हेन द राइटर वांट्स टू प्ले विद द वर्ड्स and he uses the same sound words, that is fun, but when there is no intention as such, that is homophone. क्लियर? तो होमोफोन में कोई इंटेंशन नहीं होगी दोनों वर्ड्स के बीच में यूज करने की, बट सेम साउंड डिफरेंट मीनिंग होंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे उदाहरण, तो उदाहरण आप खुद से देख लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत तेजी से गिर रहा है, इसमें 1% रह गया खाली फोन। ठीक, तो इसीलिए लास्ट क्वेश्चन पर आता हूँ, आप लोग इसको सर्च जरूर करिएगा, पेरीपेटिया। बिल्कुल, हमने पढ़ा था रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, बी इज द आंसर। तो ये, तो चलिए साथियों, आज के लिए इतने, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। थैंक यू।